Welcome to Garima GRS Education. अब है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लॉ केवल इतना है कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं लैम्डा एम का मान कम होता जाता है। ये था ना, ये था अभी ये, और दूसरे टेम्परेचर पर ये, तो इसकी लैम्डा एम यहाँ है और इसकी लैम्डा एम यहाँ है। टेम्परेचर अधिक है, ये 1500 है और ये 2500 है केल्विन में। ये ई लैम्डा है और ये लैम्डा है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब यही है कि ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में ग्राफ के किस तरंगदैर्ध्य की उत्सर्जन सबसे अधिक हो रहा है, अथवा ब्लैक बॉडी के लिए एक बार और समझने का प्रयास करें कि किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए ये ब्लैक बॉडी क्या है, एनर्जी रेडिएट कर रही है। तो इसकी जो उत्सर्जन क्षमता है ई लैम्डा, ये बहुत सारे विकिरण को रेडिएट कर रही है। तो इसकी उत्सर्जन क्षमता एक पर्टिकुलर अधिक होगी एक जगह, यानी एक वेवलेंथ के लिए मान लो इसमें वेवलेंथ 1000 से और 10,000 तक की वेवलेंथ है, तो मान लेते हैं कि 5500 5,500 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उसका सबसे अधिक उत्सर्जन कर रही है, तो ये लैम्डा एम हो जाएगी उसके लिए। इसके लिए इस टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर ही तो रेडिएट करेगी जब इसको गर्म करेंगे, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी तो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब सवाल इस बात का है कि रेडिएट कैसे कर रही है। इसको अगर हम गर्म करें तो अभी जैसे इससे पहले पढ़ा था कि जो अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, जो वस्तु जिन तरंगदैर्ध्यों का एब्जॉर्प्शन करती है, गर्म करने पर उन्हीं तरंगदैर्ध्यों को ये रेडिएट भी करती है। तो वही ब्लैक बॉडी के साथ है कि तो ये इसकी लैम्डा एम है जिसके लिए सबसे अधिक उत्सर्जन है। यहाँ देख रहे हैं ये सबसे अधिक उत्सर्जन है। पहले ये बढ़ता जाता है, फिर एक मोड पे पहुंच करके ये डाउन होता जाता है, जबकि लैम्डा का मान आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो ये इसकी एक लैम्डा एम है इस टेम्परेचर पर। 2500 केल्विन पर इसकी लैम्डा एम ये है और 1500 केल्विन पर इसकी लैम्डा एम ये है। लैम्डा एम वो फ्रीक्वेंसी, वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ का ब्लैक बॉडी सबसे अधिक उत्सर्जन, जिसके लिए सबसे अधिक उत्सर्जन क्षमता रखती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसके एमिशन की। ठीक है, तो वीन का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये बता रहा है इसी से कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो यहां से ही मुड़ जाएगा, ये इधर खिसक, ये इधर शिफ्ट होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो ये इसका लॉ है वीन्स का। और लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी और लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी, वेयर बी इज इक्वल टू कांस्टेंट और बी क्या है, वीन्स कांस्टेंट है ये, और बी की वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -3, और इसका यूनिट बड़े आराम से निकल जाएगा लैम्डा एम इंटू टी, यानी कि मीटर केल्विन। ठीक, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। ये वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन का विस्थापन नियम है। हाँ जी, अब चलेगा स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ स्टीफन्स लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ऐसे याद करिए इसको, बस इतना ही है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे,
एक आदर्श कृष्ण का है जिसका परमताप P है और उसकी जो एमिसिव पावर है E है। ठीक, तो एमिसिव पावर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकाली जाती थी, तो उसको यही कह देंगे E को, कि किसी आदर्श कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा उस कृष्णिका के परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इससे ये डेफिनेशन बनाइए, न कि उस डेफिनेशन से ये बनाए, क्योंकि वो याद करना पड़ेगा। या तो ये भी करना पड़ेगा, लेकिन ये एक लाइन है, वो 4-5 लाइन है। यानी किसी आदर्श E क्या है, इसकी एमिसिव पावर है, तो एमिसिव पावर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा को ही कहते थे। तो किसी आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता अथवा किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है, ये सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और इसका यूनिट हो जाएगा सिग्मा का, यहां से निकालिए E/T की पावर 4 हो जाएगा और E का यूनिट पहले से ही होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड और एक केल्विन की पावर 4, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और इसका एमिसिव पावर का तो इतना होता ही है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, और ये भी K की पावर 4 है, K4 केल्विन 4। तो ये आपका स्टीफन्स लॉ है। अब एक कल्पना और करनी है कि यदि ये ब्लैक बॉडी है, मान लो ये आदर्श कृष्णिका है और एक ऐसे चेंबर में रखी है, इसका टेम्परेचर कितना है T परमताप, और इसका टेम्परेचर T डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगी, एनर्जी को रेडिएट करेगी और इससे एब्जॉर्ब भी करेगी। तो एनर्जी को जो रेडिएट करेगी, यानी कि रेडिएट एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, और इसको जो एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्ब एनर्जी E डैश कितनी हो जाएगी, सिग्मा T की पावर T डैश की पावर 4। नेट रेडिएट एनर्जी E माइनस E डैश इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस सिग्मा T डैश की पावर 4, और E माइनस E डैश इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T डैश की पावर 4, ये हो जाएगी। इतनी एनर्जी रेडिएट करेगी। ये एनर्जी आदर्श कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में आदर्श कृष्णिका तो संभव नहीं है, आदर्श तो गैस ही संभव नहीं है, आदर्श नाम की कोई चीज संभव नहीं है। ठीक, बस फॉर्मूला डिजाइन करने के लिए है। अब यदि प्रैक्टिकल में कोई वस्तु है जिसका एमिसिव पावर E है,
जैसे मान लो कोई वस्तु है तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, इसकी एमिसिव पावर ई मान लेते हैं, तो इसके द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा है या रेडिएट एनर्जी कहिए, वो ई हो जाएगी सिग्मा ई टी की पावर 4। इसका जो परम ताप है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो टी है। और इसका एरिया अगर ए है तो ई हो जाएगी सिग्मा ई ए टी की पावर 4। इतनी ऊर्जा कुल मिलाकर के अब एकांक क्षेत्रफल की नहीं रही, और इसकी एमिसिव पावर भी ई है। ये किसी वस्तु के पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा होती है। E इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4। सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये है, और E इसका एमिसिव पावर है, उत्सर्जन क्षमता है किसी पृष्ठ की, और A उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, और T उसका परम ताप है। तो ये उसका कितना हो जाएगा, स्टीफन्स लॉ आपका ये हो गया। ठीक है, ओके। Thank you.